दोस्तों, हम हर दिन बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी इंडियन राइटर चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। समय की मार से टूट चुकी एक थके हुए बूढ़े जानवर की नसों जैसी लगती है। मेरी बस एक पुरानी टाटा हर झटके पर कराहती है, जैसे हर गड्ढे से नाराज हो। मुसाफिर भी हमेशा वही होते हैं, ऑफिस जाने वाले लोग, छात्र और थके मांदे ग्रामीण जो शहर की ओर जाते हैं। उनके चेहरे मेरे लिए एक आदत बन चुके हैं, हर दिन की तरह वही, बिना किसी बदलाव के। रास्ता मुझे रीवा के बीचों बीच ले जाता है, प्राचीन मंदिरों के पास से, भीड़ भरे बाजारों के किनारे से, जहां तली हुई पकौड़ियों की सुगंध हवा में घुली रहती है। लेकिन जैसे जैसे सड़क शहर के शोर शराबे से आगे बढ़ती है, इंसानी आबादी कम होने लगती है। खेत दूर दूर तक फैले होते हैं और फिर आते हैं जंगल, गहरे, स्याह, जैसे खामोश दर्शक जो सड़क के किनारे खड़े होकर सब कुछ देखते रहते हैं। उस शाम जब सूरज का आखिरी उजाला आसमान से बह रहा था, मैंने उसे पहली बार देखा। एक आदमी काले कपड़ों में लिपटा, नंगे पैर, सड़क किनारे एक पुराने इमली के पेड़ के पास खड़ा था। उसकी छाती से चिपका हुआ एक कपड़े का गट्ठर था। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई देर से सफर पर निकला मुसाफिर होगा। मैंने बस की रफ्तार हल्की कर दी, लेकिन जाने क्यों मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। उसका चेहरा हेडलाइट की रोशनी से छिपा हुआ था, परछाई में डूबा हुआ। और तभी उस गट्ठर में हल्की सी हरकत हुई। बच्चा। बस के बाकी यात्री बेखबर थे। किसी ने उस आदमी की ओर ध्यान नहीं दिया। बस अपनी रफ्तार में हिलती डुलती आगे बढ़ती रही। मैंने सिर झटका और आगे देखने लगा। अनजानी जगहों पर मुसाफिर अक्सर सवारी पकड़ते हैं। इसमें कुछ अजीब नहीं था, लेकिन उसका यूं खड़े रहना, बिल्कुल स्थिर पत्थर की तरह, मेरे सीने में ठंडी सनसनाहट छोड़ गया। उस रात मैंने एक सपना देखा, एक सुनसान सड़क पर लगातार घूमते पहिए, और सड़क के किनारे हेडलाइट की रोशनी से जरा सा बाहर काले कपड़ों में खड़ा वह आदमी। अगली सुबह शहर जाग चुका था। सड़कें साइकिलों, स्कूटरों और सब्जी की ठेलियां खींचते लोगों से भरी थीं। मेरी पहली कुछ सवारियां रोज की तरह ही रहीं। यात्री चढ़े, कुछ उतरे, वही परिचित चेहरे, वही रूटीन। दोपहर तक सूरज आग उगलने लगा, सड़कें तप रही थीं। रीवा के बाहर का जंगल सहमा हुआ, एकदम शांत खड़ा था। और तभी मैंने उसे फिर देखा। वही जगह, वही इमली का पेड़, वही आदमी। इस बार मैंने बस की रफ्तार खुद ब खुद धीमी कर दी। उसके हाथों में दबा गट्ठर फिर से हिला, और फिर स्पष्ट साफ आवाज आई, एक बच्चे की धीमी घुटी हुई रोने की आवाज। मेरे शरीर में एक अजीब बेचैनी घुलने लगी। वह कल भी वहीं खड़ा था और आज भी वहीं। क्या वह पूरी रात वहीं खड़ा रहा? मैंने शीशे में यात्रियों की ओर देखा। कुछ सो रहे थे, उनके सिर बस की हलचल से झूल रहे थे। कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे, अपनी सोच में गुम। किसी ने भी उस आदमी को नहीं देखा। जैसे ही बस उसके पास से गुजरी, मैंने साइड मिरर में देखा। वह गायब हो चुका था। सिर्फ इमली का पेड़ अकेला खड़ा था। कोई आदमी नहीं, कोई बच्चा नहीं, बस सुनसान सड़क दूर तक फैली हुई। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर और कस गए। शायद वह तेजी से चला गया हो, शायद मैं ही थका हुआ था। लेकिन उस रात आखिरी सवारी को छोड़ने के बाद जब मैंने बस को डिपो में खड़ा किया, वह घुटी हुई बच्चे की रोने की आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। पहली बार मैं घर जाने से हिचकिचाया। उस रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। हर बार जब मैंने आंखें बंद की, वही आदमी इमली के पेड़ के पास खड़ा दिखा। बच्चे की रोने की घुटी हुई आवाज मेरे कमरे की खामोशी को चीर रही थी। आखिरकार जब मुझे झपकी आई तो सपना फिर से आ गया। इस बार मैं खुद बस चला रहा था। सामने सड़क धुंध में खोई हुई थी, अनंत, अंतहीन। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। हेडलाइट की रोशनी मुश्किल से धुंध को काट पा रही थी, लेकिन मुझे पता था मेरे सामने कुछ है। और फिर बच्चे की रोने की आवाज आई, लेकिन इस बार न तो वह दूर थी, न ही घुटी हुई। यह आवाज बस के अंदर से आई थी, पीछे से। सपने में मैंने धीरे धीरे अपना सिर मोड़कर रियर व्यू मिरर में देखा। वह वहां था, बस की आखिरी सीट पर बैठा, काले कपड़ों में वही आदमी। उसकी गोद में वही बच्चा था। उसका सिर झुका हुआ था, चेहरा छुपा हुआ। लेकिन मैंने बच्चे के छोटे छोटे हाथों को कपड़े के बीच से बाहर आते देखा, और फिर उसने अपना सिर उठाया।
जो चेहरा मैंने देखा वह इंसानी नहीं था। खाली गहरे काले गड्ढों जैसी आंखें और एक मुंह जो असामान्य रूप से चौड़ा था, एक डरावनी बिना आवाज वाली चीख में खुला हुआ। मैं चीखते हुए उठा। सांस तेज चल रही थी, पसीने से लथपथ। अलार्म घड़ी ने 4:13 का वक्त दिखाया। लंबे समय तक मैं बस छत की ओर देखता रहा। सीने में धड़कता डर अब भी जिंदा था। यह सिर्फ एक सपना था, सिर्फ थकान, मैंने खुद को समझाया। लेकिन दिल के किसी कोने में मैं जानता था कुछ शुरू हो चुका था, और अब यह मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। सुबह होते ही मैंने खुद को समझाया कि वो बस एक बुरा सपना था, दिमाग का खेल। मैं सालों से इस रूट पर बस चला रहा था, आज तक कभी कुछ अजीब नहीं हुआ था। फिर भी जब मैंने अपनी बस का दरवाजा खोला तो सीने पर एक अनदेखा बोझ महसूस हुआ। सुबह का सफर बिल्कुल सामान्य रहा। वही यात्री, वही स्टॉप, वही पुरानी बातें जो हर दिन बस में गूंजती थीं। लेकिन दोपहर के बाद जब शहर का शोर शराबा पीछे छूटने लगा और रास्ता जंगलों की ओर मुड़ने लगा, तो मेरे हाथ स्टीयरिंग पर खुद ब खुद कसने लगे। मुझे नहीं पता कि वो एहसास कब शुरू हुआ, रेलवे फाटक पार करने के बाद या फिर उस ढलान के पास जहां से जंगल की सीमा शुरू होती थी। लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ कोई था। बस के भीतर हलचल धीमी हो गई, यात्रियों की आवाजें दूर लगने लगी, इंजन की गड़गड़ाहट जैसे किसी गहरे सन्नाटे में दब गई हो। ऐसा लग रहा था मानो बस ने खुद ही अपनी सांसें रोक ली हों। मैंने रियर व्यू मिरर में झांका और मेरा खून जम गया। आखिरी सीट। बस में आखिरी सीट कभी खाली नहीं रहती थी, वो हमेशा भरी होती। कॉलेज के लड़के, देर से सफर करने वाले मजदूर, अनाज की बोरियां उठाए गांव वाले। लेकिन अब वो सीट खाली थी। लेकिन मुझे जो चीज अंदर तक झकझोर गई वो उसकी खाली जगह नहीं थी, बल्कि ये कि मेरी बस पूरी भरी हुई थी। जब मैंने शहर से बस चलाई थी तब सारी सीटें भर चुकी थीं। मैंने तेजी से आंखें झपकाईं, शायद कोई उतर गया होगा और मैंने ध्यान नहीं दिया। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज, हल्की, धीमी, जैसे बस की गड़गड़ाहट में दब रही हो। मैंने झटके से शीशे में दोबारा देखा। खाली सीट पर अब कुछ था, कोई आकार, कोई साया। साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वहां कुछ था, एक परछाई, ऐसी जो दिन के उजाले में नहीं होनी चाहिए थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग से फिसल गए, बस झटके से हिली। कुछ यात्री चौंक कर चिल्लाए। मैं जल्दी से संभला और आंखें आगे की ओर कर लीं, लेकिन दिल की धड़कन अब भी बेकाबू थी। फिर मैंने दोबारा मिरर में देखा। अब वहां कुछ नहीं था, लेकिन मैं जानता था वो गया नहीं था, वो सिर्फ इंतजार कर रहा था। उस रात मैं सो नहीं सका। जैसे ही आंखें बंद करता वही दृश्य सामने आ जाता, वो खाली सीट और वो मासूम सा रोता हुआ बच्चा। सुबह तक मेरी हालत ऐसी थी जैसे मैंने रात भर कोई अनदेखा बोझ उठाया हो, लेकिन छुट्टी लेना मेरे बस में नहीं था, बस चलानी ही थी। भले ही मेरे मन में डर बैठ गया था। सुबह का सफर ठीक गुजरा। शहर में हलचल थी, सड़कें आवाजों से भरी हुई थीं। कुछ देर के लिए मुझे लगने लगा कि शायद बीती बातें सिर्फ मेरा भ्रम थीं, लेकिन दोपहर होते ही वो डर दोबारा लौट आया। मैं उसी जगह पहुंचा, वही पुराना इमली का पेड़, उसकी टेढ़ी मेढ़ी टहनियां आसमान की ओर हड्डियों की तरह फैली हुई थी, और वहां वो खड़ा था, काले कपड़ों में वही आदमी। इस बार मैंने नजरें नहीं फेरी। मैंने बस की स्पीड धीमी की, बस इतनी कि उसे ठीक से देख सकूं। वो नंगे पैर था, उसके डीले कपड़े हवा में लहरा रहे थे, और उसकी बाहों में वही कपड़े में लिपटा हुआ बच्चा, जिसका शरीर हल्का सा हिला। बच्चा जिंदा था। गला सूख गया मेरा। सड़क पूरी तरह सुनसान थी, कोई और नहीं था वहां, न कोई मुसाफिर, न कोई गांव वाला, सिर्फ पेड़, सुनसान सड़क और वो आदमी। तभी उसने सिर उठाया और मुझे उसका चेहरा दिखा, और मेरे पेट में मरोड़ उठी। उसका चेहरा वो ठीक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शक्ल किसी धुएं से बनी हो, कोई एक रूप नहीं। उसकी आंखें गहरी खोखली थीं, उसके होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर वो आगे बढ़ा। मेरा पैर अपने आप एक्सेलरेटर पर जा चुका था। बस रफ्तार पकड़ चुकी थी। टायर जमीन पर चरमराए। यात्री घबराकर अपनी सीटों को पकड़ने लगे, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस चलाता गया, शहर की सीमा तक, जहां सड़कें दोबारा लोगों से भर गईं, जहां जिंदगी फिर से अपनी लय में लौट आई, जहां मैं दोबारा सांस ले सका। तब जाकर मैंने शीशे में देखा, आखिरी सीट खाली थी, लेकिन अब मैं जानता था
खाली सीट का मतलब अकेला नहीं होता। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, न कंडक्टर को, न चाय वाले को, न किसी मुसाफिर को। मैं क्या कहता कि मैंने एक आदमी को देखा जिसकी शक्ल किसी धुएं की तरह बदल रही थी, कि मैंने अपने बस में किसी अनदेखी चीज की मौजूदगी महसूस की। कोई यकीन नहीं करता, तो मैंने चुप्पी साध ली और अगली सुबह फिर बस लेकर निकल पड़ा। लेकिन चुप्पी से डर नहीं मिटता। उस रात जब मैं अपने छोटे से किराए के कमरे में अकेला बैठा था, बाहर सड़क पर ट्रकों की हल्की हल्की आवाजें सुन रहा था, तभी थक एक धीमा मगर भारी धमाका मेरी छत पर। मैं सुन्न हो गया। आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं थी, बस एक भारी सुस्त सी आवाज, जैसे कुछ ऊपर आकर गिरा हो। मैं पूरी तरह स्थिर बैठा रहा, कान लगाए हुए। मेरा कमरा पहली मंजिल पर था, एक सस्ते लॉज में। वही लॉज जहां बारिश में छतें टपकती थीं और दीवारें इतनी पतली थीं कि पड़ोसी की खांसी भी सुनाई दे जाती थी। लेकिन यह आवाज किसी कमरे से नहीं आ रही थी, ये मेरे सिर के ठीक ऊपर से आ रही थी। फिर से एक धमाका, इस बार उसके साथ हल्की सी घसीटने की आवाज भी आई। मैंने घुटक कर निगल लिया। मेरी उंगलियां मुट्ठी में कस गईं। दिमाग ने समझाने की कोशिश की कि यह कोई जानवर होगा, शायद कोई बंदर या कोई बिल्ली, लेकिन अंदर कहीं मैं सच जानता था। घसीटने की आवाज अचानक रुक गई और फिर एक बच्चे के रोने की आवाज ठीक मेरे ऊपर। मेरी सांस रुक गई, पूरी देह जैसे जम गई हो। भागो, चीखो, कुछ तो करो, मेरा जहन चिल्ला रहा था। लेकिन मैं बस वहीं बैठा रहा, छत पर आंखें टिकाए। रोने की आवाज अजीब थी, जैसे किसी कपड़े में लिपटी हुई हो, और वह आवाज नैसर्गिक नहीं थी। उसमें उतार चढ़ाव नहीं था, वह बस वैसी ही बनी रही। मैंने खुद को जबरदस्ती सांस लेने पर मजबूर किया। धीरे से कांपते हाथों से मैंने दीवार के पास लगे स्विच को दबाया। कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ पल के लिए चारों ओर गहरी खामोशी छा गई। फिर खिड़की पर हल्की सी दस्तक। मेरा सिर झटके से उधर घूमा। कोई बाहर खड़ा था, रात के अंधेरे में शीशे से चिपका हुआ एक परछाई, एक आकृति, और उसकी बाहों में वही कपड़े में लिपटा हुआ बच्चा। मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने सांस तक नहीं ली, बस भागा। एक झटके में मैं दरवाजे की ओर लपका, उसे खोलकर अंधेरे गलियारे में गिरते पड़ते निकला। मेरी धड़कनें कानों में हथौड़े की तरह बज रही थीं। कुछ देर तक मैं वहीं खड़ा रहा, अपने कमरे के बंद दरवाजे को देखता हुआ। खामोशी, कोई बाहर नहीं आया। लेकिन मैं उस रात वापस अंदर नहीं गया। रात का बाकी हिस्सा मैंने लॉज की फीकी रोशनी वाली लॉबी में गुजारा, बासी चाय पीते हुए, दरवाजे को घूरते हुए, सुबह का इंतजार करते हुए। क्योंकि अब एक बात साफ हो चुकी थी, जो भी यह था, यह अब मेरा पीछा कर रहा था। सुबह तक थकान मेरी हड्डियों तक उतर चुकी थी। चाय का प्याला हाथों में लिए मैं बैठा रहा, उनींदी आंखों से दरवाजे की ओर देखता हुआ। लॉज का मालिक, एक दुबला पतला, हमेशा गुस्से में रहने वाला बूढ़ा, मुझे देखता रहा। रात को सोए नहीं? उसने पूछा। मैंने सिर हिला दिया। बोलने की हिम्मत नहीं थी। वह कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर कंधे उचकाकर अपने अखबार में खो गया। लेकिन मैंने देखा, उसकी नजरें मुझ पर ज्यादा देर तक टिकी रहीं, जितना उन्हें टिकना चाहिए था। बस अड्डे पहुंचा तो शहर पहले से ही जाग चुका था। सड़कों पर भीड़ थी, चाय वालों की आवाजें थीं, गाड़ियों की चिल्लपों थी। यह सब सामान्य था। मैंने खुद को समझाया कि मुझे अपना काम करना है, कि रात में जो कुछ भी हुआ वह बस मेरा भ्रम था। लेकिन बस को सब पता था। पहले कुछ घंटे बिना किसी परेशानी के गुजरे, वही रोज के मुसाफिर, वही थकाऊ सफर। फिर दोपहर के बाद वही एहसास लौट आया, वही भारीपन, वही सन्नाटा, वही अदृश्य निगाहें। मैंने सख्ती से स्टीयरिंग थाम लिया और फिर मुझे शीशे में दिखा अंतिम पंक्ति। वह सीट जो कल खाली थी, अब खाली नहीं थी। एक आदमी बैठा था। नहीं, एक आदमी नहीं, एक परछाई, एक काली आकृति जिसका सिर झुका हुआ था और जिसकी बाहों में एक कपड़े में लिपटा कुछ था। मेरा पेट मरोड़ खा गया। मैं जानता था कि वह सीट सुबह से खाली थी। मैंने खुद देखा था, मैंने खुद यकीन किया था। फिर भी वह वहां था, बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ। कोई और उसे नहीं देख रहा था, न कंडक्टर, न यात्री। कोई भी उसकी मौजूदगी पर ध्यान नहीं दे रहा था, जैसे वह वहां था ही नहीं। मेरी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने अपनी नजरें सड़क पर जमा दी। शहर अब पीछे छूट चुका था। आगे केवल वीरान सड़कें और सुनसान इलाका था।
लेकिन मैं महसूस कर सकता था पीछे बैठा वह कुछ बस बैठा नहीं था, वह इंतजार कर रहा था। और इस बार मुझे पक्का यकीन था अगर मैंने नजरें फेर ली तो वह गायब नहीं होगा। मैंने खुद को समझाया कि अगर मैंने उसे अनदेखा किया तो वह चला जाएगा। अगर मैं इंजन की गड़गड़ाहट पर ध्यान दूं, स्टीयरिंग के एहसास पर ध्यान दूं, पैडल पर दबाव बनाए रखूं, तो शायद मैं खुद को यह यकीन दिला सकूं कि बस के आखिरी सीट पर कोई नहीं था। लेकिन मैं महसूस कर सकता था हवा भारी लगने लगी थी, जैसे किसी बंद कमरे में सांस ले रहा हूं जो सालों से नहीं खोला गया हो। फिर एक बच्चे का रोना, हल्का घुटा हुआ, बस के पिछले हिस्से से आ रहा था। मैंने जबड़े भींच ली, कोई भी नहीं हिला, न कंडक्टर न यात्री, किसी ने भी नहीं सुना, क्योंकि वे सुन ही नहीं सकते थे। सिर्फ मैं सुन सकता था। मेरी गर्दन पर ठंडे पसीने की बूंदें फिसलने लगी, मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। मत देखो, मैंने खुद को समझाया, मत देखो, मत शीशे में देखो, मत। मेरी आंखें अनायास ही शीशे की ओर उठ गईं और मैंने उसे देखा। वह आकृति, अब वह बैठी नहीं थी, वह खड़ी थी, बस के पिछले हिस्से में। बच्चा अब नहीं रो रहा था। मैं उसका चेहरा नहीं देख सका, उसका सिर अब भी झुका हुआ था, लेकिन मैंने उसके हाथ देखे, लंबी हड्डियों जैसी उंगलियां, झुलसी हुई काली त्वचा जो जोड़ों पर कसकर चिपकी हुई थी, दरारों से भरे काले नाखून। मेरी सांस रुक गई और फिर वह हिला नहीं, वह चला नहीं, बस खिसक गया। एक पल वह बस के आखिरी सीट पर था, अगले ही पल वह 2 सीट आगे था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। मैंने झटके से एक्सीलेटर दबा दिया, इंजन दहाड़ उठा, बस उछल पड़ी। कुछ यात्री घबराकर अपनी सीटों से चिपक गए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपनी नजरें सड़क पर गड़ा दी, अपनी मुट्ठी इतनी कसकर भींच ली कि उंगलियों में दर्द होने लगा। मैंने फिर शीशे में नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने देखा तो वह और करीब होगा। बस पागलों की तरह दौड़ रही थी, सड़कें उछल रही थीं, टायर खड़खड़ा रहे थे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं जानता था अगर मैं रुका, अगर मैं जरा भी धीमा हुआ तो वह मुझे पकड़ लेगा। वह काली आकृति, वह चीज जो इंसान नहीं थी। मैंने सड़क पर नजरें गड़ा दी। सूरज ढलने लगा था, आसमान में अजीब सी धुंधली उदासी थी। शहर पीछे छूट चुका था, अब सड़कें वीरान थीं और रास्तों के किनारे घने पेड़ थे। यात्री अभी भी बातें कर रहे थे, अपनी दुनिया में खोए हुए। उन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन मैं महसूस कर सकता था। वजन, घुटन भरी निस्तब्धता, और फिर एक सांस, गर्म भीगी हुई सांस, ठीक मेरी गर्दन के पीछे। मेरा शरीर अकड़ गया, मेरी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर जम गईं। वो यहां था। मुझे हल्की सरसराहट सुनाई दी, कपड़े की रगड़, किसी के हल्के हल्के हिलने की आवाज। सीट जो मेरी ठीक पीछे थी वो खाली होनी चाहिए थी। मैंने खुद देखा था, खाली, लेकिन अब मैं अकेला नहीं था। पीछे से फिर वही आवाज आई, एक बच्चे का रोना, भीगा हुआ, घुटा हुआ, जैसे कोई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा हो। मेरा पेट मरोड़ खा गया, मैं हिल नहीं पाया, सांस तक नहीं ले सका। और फिर एक फुसफुसाहट, धीमी, खुरदुरी, ठीक मेरे पीछे। बस रोक दो। सीने में एक ठंडी नुकीली सनसनी दौड़ गई। मैंने न मुड़ने की कोशिश की, न जवाब देने की, न सांस लेने की, लेकिन वो फिर आई। बस रोक दो। कुछ ठंडा, बर्फ सा ठंडा मेरे कंधे को छू गया। उंगलियां पतली, कमजोर, कुछ अजीब। मैंने झटके से स्टीयरिंग घुमा दिया, बस जोर से झटके में मुड़ी। तेज चीखें, यात्रियों की आवाजें, कंडक्टर की गाली, टायरों की चीखती आवाज सड़क पर घिसटती हुई। मैंने पूरा जोर लगाकर बस को काबू में किया। सीना धौंकने की तरह चल रहा था, सांसें बेतरतीब। मैंने पीछे नहीं देखा, आईने में झांकने की हिम्मत तक नहीं की, क्योंकि अगर मैं देखता तो वो चीज जो मेरी सीट के ठीक पीछे बैठी थी, मैं उसे देख लेता। बस तो संभल गई थी, लेकिन मेरा डर नहीं। यात्री अब भी चिल्ला रहे थे। कंडक्टर दीनू, जो हमेशा झल्लाया रहता था, गुस्से में मेरी तरफ बढ़ा। भाई, ये क्या कर दिया तूने? वो गरजा। सबको पटक पटक कर मार ही दिया होता। मैं कुछ बोलना चाहता था, पर मेरे होंठ सूख चुके थे। मेरी नसें अब भी ठंडी पड़ रही थीं, क्योंकि मैं अब भी उसे महसूस कर सकता था। वो ठंडा स्पर्श, वो अजीब सा वजन जो अब भी मेरी सीट के पीछे था। मैंने कांपती सांस ली। ब्रेक्स फिसल गए थे। दीनू कुछ बड़बड़ाया, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं किए। वो पीछे जाकर यात्रियों को शांत कराने लगा
और तभी मेरी नजर आईने पर पड़ी। आखिरी सीट फिर से खाली थी, पर जो सीट मेरी ठीक पीछे थी वहां एक हाथ का निशान था, गहरा, धुंधला, चमड़े की सीट पर उभरा हुआ। पतली उंगलियां, बहुत लंबी, अजीब सी टेढ़ी, जैसे जिसने छुआ था वो इंसान नहीं था। मैंने स्टीयरिंग को इतनी जोर से पकड़ा कि उंगलियों में दर्द होने लगा। ये सब सच था, कोई कल्पना नहीं। बस के अंदर का भार अब और भारी लगने लगा, जैसे उसमें सिर्फ यात्री नहीं, कुछ और भी सवार था, कुछ जो जिंदा नहीं था। मैं बस रूट पूरा करना चाहता था, शहर पहुंचना चाहता था, इस बस को खड़ा कर देना चाहता था, बस इससे दूर जाना चाहता था। लेकिन एक बात समझ आ चुकी थी, वो मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। मैं बस चलाता रहा, हाथ स्टीयरिंग पर जमाए, सांसों को सामान्य रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदर से मैं टूट रहा था। पीछे वाली सीट पर वो धुंधला हाथ का निशान अब भी वैसा ही था, फीका नहीं हुआ। एक खामोश गवाही की किसी ने मुझे छुआ था, कोई वहां था, और शायद अब भी था। बस आगे बढ़ती रही, सुनसान सड़क को निगलती हुई। सूरज डूब रहा था, पेड़ लंबे कंकाल जैसे साए बन चुके थे। मैं खुद को यात्रियों पर केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था, उनके आम बातचीत के शोर में खो जाना चाहता था। सामने कुछ छात्र हंस रहे थे, एक बुजुर्ग अपनी पगड़ी ठीक करते हुए खिड़की से बाहर देख रहे थे, एक महिला थकी हुई आंखों के साथ अपने शॉपिंग बैग्स को पकड़े बैठी थी। सामान्य, सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर कंडक्टर की आवाज गूंजी, ये पैसे किसने दिए? उसके लहजे में उलझन थी, झिझक। मैंने आईने में देखा, वो बस के बीच में खड़ा था, एक मुड़ा तोड़ा नोट हाथ में पकड़े। यात्री उसे खाली निगाहों से देख रहे थे। किस बात की कर रहे हो? किसी ने पूछा। ये नोट, दीनू बुदबुदाया गहरी आवाज में। मैंने अभी अभी किराया इकट्ठा किया, लेकिन वो चारों ओर देखने लगा। मुझे याद ही नहीं कि ये कब लिया। मेरा माथा सिकुड़ गया। क्या दिक्कत है इसमें? वो रुका, फिर धीरे से नोट मेरी तरफ बढ़ाया। वो पुराना था, सिर्फ घिसा पिटा नहीं, पुराना, इतना पुराना कि दशकों से चलन में ही नहीं था। मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। शायद किसी के पास पड़ा होगा, मैंने जबरदस्ती खुद को शांत रखते हुए कहा, लेकिन दीनू के चेहरे पर भरोसे की झलक नहीं थी। उसने फिर यात्रियों की ओर देखा। किसने दिया ये? खामोशी, हल्की सरसराहट, झिझकते हुए चेहरे। कोई नहीं बोला। और फिर एक आवाज, सपाट, भावहीन, बस के पिछले हिस्से से। एक ठंडा डर मेरे सीने में रेंग गया। मैंने वो आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। मैंने किसी नए यात्री को नहीं चढ़ाया था। यात्री घूमे, किसी ने गर्दन मोड़ी, मेरे हाथ पसीने से चिपचिपे हो गए। मैंने आईने में देखा, आखिरी सीट। अब वहां एक आदमी बैठा था, काले कपड़ों में, उसकी गोद में एक बच्चा लिपटा हुआ। एक झटका सा महसूस हुआ। नहीं 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 नहीं, वो सीट खाली थी। मैंने खुद देखा था, लेकिन अब वो वहां था, बैठा, इंतजार करता हुआ, देखता हुआ। मैंने झटके से नजर हटा ली, आंखें वापस सड़क पर टिका दी। सीना तेजी से उठने गिरने लगा। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं हिला नहीं, मैंने सांस तक नहीं ली, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था, अगर मैं पलटा, अगर मैंने उसकी आंखों में देखा, कुछ भयानक होगा। बस अब छोटी लगने लगी, ज्यादा तंग, ज्यादा घुटी हुई। वो आदमी बस की आखिरी सीट पर बैठा था, बच्चे को गोद में लिए। उसकी मौजूदगी हवा में कसाव ला रही थी। दीनू अभी वहीं खड़ा था, पुराने नोट को पकड़े हुए। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो मेरे करीब झुका, फुसफुसाया, भैया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने इसका किराया नहीं लिया। मेरा दिल रुक गया। क्या? मैंने इससे पैसे नहीं लिए, मैंने इसे बस में चढ़ते भी नहीं देखा। मेरी रीढ़ में एक ठंडक रेंग गई। मैंने फिर आईने में झांका। वो आदमी अभी वहां था, बैठा, बिल्कुल स्थिर, लेकिन कुछ अजीब था, कुछ अलग। मैंने ध्यान से देखा। बच्चा जो उसकी गोद में था वो हिल नहीं रहा था। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, क्योंकि वहां कोई बच्चा था ही नहीं। बस कपड़े, एक खाली मुड़ा तोड़ा कपड़े का टुकड़ा, लेकिन फिर भी वो उसे वैसे ही पकड़े था जैसे वो असली हो। मेरी उंगलियां सुन्न हो गईं, हवा भारी लगने लगी, जैसे कोई अदृश्य बोझ मेरे सीने पर रख दिया गया हो। और फिर उसने सिर उठाया। वो आदमी, पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा, और वो मेरा ही था। एक परछाई, एक उल्टा प्रतिबिंब, मेरी ही शक्ल, लेकिन खोखली, खींची हुई, मेरी ही त्वचा,
लेकिन पीली, मुरझाई हुई। मेरी ही आंखें, लेकिन गहरी, काली, अंधेरे की तरह। मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया। बस एक झटके में हल्की सी लड़खड़ा गई। यात्रियों की चीखें गूंज उठी। मैंने तेजी से नजर वापस सड़क पर टिका दी। नहीं, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैंने फिर देखा, आईना, आखिरी सीट खाली। वो आदमी गायब हो चुका था, लेकिन वो हाथ का निशान अब एक नहीं, दो थे। मैं यकीन करना चाहता था कि सब खत्म हो गया है, कि यह सब मेरी कल्पना थी, कि तनाव, थकान और अंतहीन सड़कों ने आखिरकार मेरे दिमाग में कोई दरार पैदा कर दी थी। लेकिन सीट पर पड़े हाथों के निशान अब भी थे, और दीनू की मुट्ठी में वो पुराना नोट अब भी मरोड़ा हुआ पड़ा था। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा, खुद को सामने की सड़क पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। यात्री फिर से सामान्य हो गए थे, लेकिन हवा में एक असामान्य बेचैनी थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, पर वे नहीं जानते थे कि क्या। और सच कहूं तो मैं भी नहीं जानता था। दीनू, जो अब भी मेरे पास खड़ा था, धीरे से फुसफुसाया, भैया कुछ तो गड़बड़ है। मैं चुप रहा, क्योंकि मुझे पता था गड़बड़ है। सूरज लगभग डूब चुका था। आसमान में बैंगनी और लाल रंग की छायाएं घुलने लगी थी। सड़क आगे तक खाली थी, दोनों ओर घने पेड़ों की कतारें थीं। और तभी मुझे एहसास हुआ, मुझे यह सड़क याद नहीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं सालों से इस रूट पर बस चला रहा था। मुझे हर मोड़, हर गड्ढे, हर छोटी चाय की दुकान तक की पहचान थी, जहां मैं ब्रेक लिया करता था। लेकिन यह सड़क, यह अंतहीन सड़क, अनजान थी। मैंने रेडियो उठाया। बेस, यहां बस 47, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? सिर्फ सन्नाटा। मैंने फिर कोशिश की। बेस, ये बस 47 है। लगता है मैंने गलत मोड़ ले लिया है, कृपया मेरे रूट की पुष्टि करें। लेकिन जवाब में सिर्फ सांसों जैसी सरसराहट थी। दीनू घबराकर बोला, भैया ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। मेरा गला सूख गया था। फिर मिरर में कुछ हिला। मैंने नजरें उठाई, दिल जोरों से धड़कने लगा। आखिरी सीट खाली थी, लेकिन मेरे ठीक पीछे वाली सीट नहीं। वहां कोई बैठा था, काले कपड़ों में। मेरा गला सूख गया। जैसे जैसे मेरी आंखें उस पर टिकने लगीं, एक अजीब एहसास हुआ, जैसे मेरी हड्डियां बर्फ में बदल रही हों। धीरे से, बहुत धीरे से मैंने सिर घुमाया। बस हल्का सा, कोई नहीं था। सीट खाली थी, लेकिन मैं महसूस कर सकता था उसकी मौजूदगी, उसका भार, वो चीज जो मेरे पीछे थी। और फिर बच्चे के रोने की आवाज, महीन, धीमी, लेकिन अब और करीब। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम चुके थे। मेरी सांसें उथली हो गईं। सामने सड़क फैली थी, अनजान, अंधेरे पेड़ों के बीच गहरी समाती हुई। और पहली बार इतने सालों में मुझे अंदर तक महसूस हुआ कि चाहे मैं कितना भी आगे जाऊं, ये सड़क खत्म नहीं होगी। बस के हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं। सड़क पर दरारें थीं। पेड़ इतने घने थे कि उनकी टहनियां खिड़कियों से टकराने लगीं। मैंने बस चलाए रखी। मिनट बीतते गए, फिर और मिनट। यात्रियों ने बोलना बंद कर दिया था। हर दिन की तरह हल्की फुल्की बातचीत भी नहीं हो रही थी। बस में एक अजीब चुप्पी भर गई थी। दीनू मेरे पास ही खड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ा था। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया देखो। मैंने सड़क की ओर देखा। आगे एक मोड़ था, एक तीखा मोड़, दाएं मुड़ता हुआ। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं इस मोड़ को पहचानता था। मैं पहले भी इसे पार कर चुका था। लेकिन यह कैसे हो सकता है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप मोड़ पार किया। सड़क आगे बढ़ी और फिर वही मोड़, वैसा ही तीखा, दाएं मुड़ता हुआ। मैंने गला घोंटने वाली बेचैनी महसूस की। यह वही मोड़ था ना? मैंने फिर मोड़ लिया। सड़क आगे बढ़ी और फिर वही मोड़, एकदम वैसा ही जैसे मैं एक शापित चक्र में फंस चुका हूं। मैंने तेजी से एक्सीलेटर दबाया। बस गड़गड़ाई, रफ्तार बढ़ी। लेकिन मोड़ फिर आया और फिर और फिर और फिर। मुझे लगा जैसे मेरे पेट में कोई पत्थर रख दिया हो। और तभी मिरर में कुछ दिखा। आखिरी सीट, वो आदमी काले कपड़ों में। लेकिन इस बार वो बैठा नहीं था, वो खड़ा था, और पहले से करीब। उसकी गोद में अब भी वो कपड़े का गुच्छा था जिसमें बच्चा होना चाहिए था। और फिर उसने सिर उठाया, मुझे देखा, और वो मैं था, मेरा ही चेहरा, लेकिन खोखला, धंसा हुआ, काली अनंत गहराई जैसी आंखें। बच्चे की रोने की आवाज फिर गूंजी, इस बार और तेज।
और तब वो आवाज ठीक मेरे पीछे से आ रही थी। मेरा पूरा शरीर बर्फ में तब्दील हो गया। दीनू ने कांपती आवाज में कहा, भैया ये आवाज, ये। यात्री अब बेचैन हो रहे थे। क्या हो रहा है? बस क्यों रुकी? मैंने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि मैं महसूस कर सकता था एक ठंडा भारी एहसास मेरे पीछे। बहुत धीरे से मैंने सिर घुमाया। कुछ नहीं, सीट खाली थी, लेकिन रोने की आवाज अब भी थी। फिर एक हाथ मेरे कंधे पर रखा गया, ठंडा, सूखा और बिल्कुल गलत। मैं झटके से आगे की ओर झुका, मानो कोई अदृश्य ताकत मुझे खींच रही हो। बिना सोचे समझे मैंने एक्सीलरेटर पर जोर से पैर मारा। बस धड़धड़ाते हुए आगे बढ़ी। टायरों की चीखती आवाज सड़क की नीरवता को चीर रही थी। यात्रियों की चीखें गूंज उठी, मगर मुझे परवाह नहीं थी। मुझे बस भागना था, दूर जाना था, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर। लेकिन फिर वही मोड़ फिर से आ गया, वही अभिशप्त घुमाव। गले में घुटता गुस्सा और डर समेटे मैंने स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ लिया। जबरन बस को मोड़ पर मोड़ा, और तभी सड़क बदल गई। धीरे धीरे नहीं, कोई धुंधली छाया बनकर नहीं, बल्कि एक झटके में। एक पल पहले वही भटकाने वाला अंतहीन रास्ता था। अगले ही पल एक चौराहा, एक चुनाव, बायां या दायां। मैंने कांपती सांस खींची, और तभी वही आवाज, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। वह फुसफुसाहट धुएं की तरह मेरे कानों में लिपट गई, ठंडी, भारी, अजीब। सामने चौराहा अंधेरे में एक घाव की तरह पसरा था। बायां या दायां, दो रास्ते, मगर मुझे एहसास था दिल की गहराइयों में कहीं कि इन दोनों में से केवल एक ही मेरा था, दूसरा उसका। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए, गला सूख गया था। दीनू ने कांपती आवाज में पूछा, भैया कौन सा रास्ता लें? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं दे नहीं सका। मुझे घर ले चलो। कोई ठंडी सांस मेरे गले के पास महसूस हुई। मेरे ठीक पीछे कोई था। मैंने शीशे में झांका और खून जम गया। वह वहीं था, काले कपड़ों में साया। अब आखिरी पंक्ति में नहीं, अब किसी दूर कोने में नहीं, अब वह मेरी सीट के ठीक पीछे खड़ा था, बहुत करीब, बहुत असली। उसका चेहरा, मेरा चेहरा, मुझे घूर रहा था। गड्ढों में धंसी आंखें, पथराई मुस्कान। मेरी उंगलियां सुन्न पड़ गईं, और फिर उसका हाथ मेरी ओर बढ़ा। पतली लंबी उंगलियां, ठंडी, सड़ी हुई। मेरे कंधे पर उसकी पकड़ कस गई। पीछे से बच्चे की रोने की आवाज आई, मगर इस बार वह बदल गई। कोई मुलायम सिसकी नहीं, बल्कि एक भयानक घुटी हुई चीख, मानो किसी का गला दबाया जा रहा हो। और फिर एक सरसराती फुसफुसाहट, तूने गलत मोड़ ले लिया। आवाज मेरे कानों में धुएं की तरह घुल गई। मेरी सांस रुक गई, उंगलियां स्टीयरिंग पर जम गईं। नहीं, मैंने सही रास्ता चुना था। मैंने इस श्राप से खुद को छुड़ा लिया था, है ना? सामने की सड़क अब सामान्य दिख रही थी, वही पुराना रास्ता जो रीवा की ओर जाता था। बस का इंजन अब स्थिर आवाज में गूंज रहा था। दीनू अभी भी मेरे बगल में था। रेलिंग को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। उसने तब से एक शब्द भी नहीं कहा था जब मैंने अचानक मोड़ लिया था। यात्री धीरे धीरे शांत हो गए थे। कुछ लोग खिड़कियों से बाहर देख रहे थे, कुछ सहमे हुए बुदबुदा रहे थे। सब कुछ लगभग सामान्य था, लगभग, मगर कुछ तो गड़बड़ थी। मुझे महसूस हो रहा था सीने पर कोई अदृश्य बोझ, जैसे कोई अब भी मुझे देख रहा हो। मैंने फिर से शीशे में झांका। खाली, आखिरी पंक्ति खाली थी। हाथों के निशान गायब थे। काले कपड़ों वाला आदमी गायब था, मगर सड़क। मेरे पेट में एक अजीब सा मरोड़ उठा। कुछ बदला हुआ था। पेड़ पहले जैसे नहीं दिख रहे थे, अब वे और ऊंचे थे, अंधेरे में गहरे, एक अजीब सी मुड़ी तुड़ी आकृति में झुके हुए। आसमान भी अजीब था। रात हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। इसके बजाय क्षितिज एक अजीब मटमैले भूरे रंग का था, मानो कोई तूफान आने वाला हो। मगर यह कोई आम तूफान नहीं था, यह कुछ और था। दिनेश ने मेरे पास सिमटते हुए कहा, भैया। उसकी आवाज डरी हुई थी, अनिश्चित। यह कहां है? मैंने भारी सांस ली। रेवा के रास्ते पर। वह धीरे से सिर हिलाने लगा। नहीं भैया, यह रेवा नहीं है। एक सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैंने महसूस किया कोई देख रहा था, कोई इंतजार कर रहा था। और तभी बच्चे के रोने की आवाज, तेज नहीं, घबराहट भरी नहीं, मध्यम,
धुंधली, जैसे वह बहुत बहुत दूर से आ रही हो। फिर भी वह ठीक मेरे पीछे थी। मैंने दांत भींचे। नहीं, अब और नहीं। मैंने निगाहें सड़क पर टिका ली, एक्सेलरेटर दबा दिया। हमें यहां से निकलना था, हमें। सड़क खत्म हो गई। मेरा दिल जोर से धड़का। सामने बस शून्य था। काली असीम गहराई हर चीज को निगलती हुई। दिनेश की घबराई हुई सांसें सुनाई दी। पीछे से यात्रियों की चीखें गूंज उठी। मैंने ब्रेक मारे, बस जोर से घिसटी, टायर चिल्लाए और हम किनारे पर आकर रुक गए। सन्नाटा, गाढ़ा, घुटन भरा। मेरे दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगी। दिनेश ने कांपती आवाज में पूछा, भैया ये क्या है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था। मैंने गलत मोड़ ले लिया था और अब सामने बस शून्य था। फिर एक सरसराती फुसफुसाहट। घर आ जाओ, हवा में गूंजती धीमी पर जानी पहचानी आवाज। घर आ जाओ। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। मेरी सांस तेज हो गई। ये सच नहीं हो सकता, लेकिन बस किनारे पर रुकी थी और सामने खाली अंधकार था। दिनेश कांप रहा था। पीछे बैठे यात्री सहमे हुए मुझे देख रहे थे। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और तभी कदमों की आहट, हल्की, धीमी, पीछे से आती हुई। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई और वह वहां था, काले कपड़ों में लिपटा आदमी, अपनी बाहों में एक गठरी संभाले। पर अब कपड़ा हिल रहा था। उसके अंदर कुछ था, एक हलचल। मैंने सांस थाम ली। काले कपड़ों वाला आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। यात्री जड़ थे, जैसे वे वहां थे ही नहीं। उसकी आंखें मुझसे मिली, मेरी ही आंखें, धंसी हुई, खोखली, एक अजीब परछाई जैसी। उसकी आवाज धीमी थी, अंतिम जैसी। तूने गलत मोड़ लिया। उसकी बाहों में बंधी गठरी जोर से हिली। कपड़े के अंदर से कुछ उभरा, छोटी उंगलियां, एक नन्हा हाथ। बच्चा जिंदा था। वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। काले कपड़ों वाला आदमी गठरी मेरी ओर बढ़ा दी। इसे ले लो। पीछे बस शून्य था। इंजन की हल्की गड़गड़ाहट मेरी हथेलियों में महसूस हो रही थी। मेरे पास दो ही रास्ते थे, बच्चे को लेना या सीधे अंधेरे में कूद जाना। नहीं, ये मेरी मंजिल नहीं थी, ये मेरा रास्ता नहीं था। मैंने कसकर स्टीयरिंग पकड़ा। काले कपड़ों वाला आदमी रुका। बच्चे की हल्की टूटी फूटी सिसकी गूंज उठी। तूने गलत मोड़ लिया। मैंने सिर झटक दिया। नहीं। हवा भारी हो गई। मैंने जोर से दोहराया, नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। मैंने एक्सेलरेटर पर पैर दे मारा। बस झटके से आगे बढ़ी, सीधे उस अंधेरे की ओर। काले कपड़ों वाला आदमी पीछे हटा। उसकी बाहों से गठरी गिर गई। कपड़ा हवा में फड़फड़ाया, पर उसके अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक खाली कपड़ा जो अंधकार में समा गया। काले कपड़ों वाले आदमी की आकृति धुंधली होने लगी और फिर वह गायब हो गया। अंधकार गायब हो गया और सड़क वापस अपनी जगह आ गई। बस जोर से झटकी, टायर चीख उठे और फिर हम अचानक ठोस जमीन पर थे। मैंने हांफते हुए स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा। मेरी आंखों के सामने वही जानी पहचानी सड़क थी, रेवा का रास्ता। आसमान सामान्य था, पेड़ सामान्य थे, यात्री। मैंने पलकें झपकाई। वे अब भी वहां थे। कुछ अपनी आंखें मल रहे थे, कुछ ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी गहरी नींद से जागे हों। दिनेश ने कांपती आवाज में कहा, भैया अभी क्या हुआ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस चल रही थी। सड़क असली थी और जो कुछ मैंने पीछे छोड़ दिया था अब कभी मेरा पीछा नहीं करेगा। सुबह की हल्की धुंध में हेडलाइट्स चमकने लगी। जैसे ही बस रेवा के बस स्टेशन में दाखिल हुई, यात्री चुपचाप अपने सामान समेटने लगे। बिना एक भी शब्द कहे वे उतरते चले गए। शायद उन्हें कुछ याद नहीं था, या शायद उन्हें याद रखने की इजाजत ही नहीं थी। दिनेश बस से उतरते हुए रुका और मेरी ओर देखा। भैया आप रुक रहे हो? मैंने सिर हिलाया। बस 1 मिनट के लिए। उसने थोड़ा सोचा, फिर कुछ कहे बिना उतर गया। कुछ ही देर में बस पूरी तरह खाली हो गई। मैं वहीं बैठा रहा, स्टीयरिंग को पकड़े, इस खामोशी को महसूस करता हुआ। और फिर कई घंटों बाद पहली बार मैंने गहरी सांस छोड़ी। सब खत्म हो गया था। अब कोई सरसराती फुसफुसाहट नहीं, कोई शीशे पर रहस्यमयी हाथों के निशान नहीं, कोई गलत मोड़ बाकी नहीं था। सिर्फ एक सीधी सड़क जो इस बार सिर्फ मुझे घर ले जा रही थी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, दिल थाम के बताओ, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर सच में मज़ा आया, डर लगा या दिमाग हिल गया हो
तो इंडियन राइटर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि डर का मजा सबको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहो और सुनते रहो इंडियन राइटर।